हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ की हम स्टडी करते हैं। उसमें इंक्लूड है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे वो फंक्शन करते हैं, उनका एवोल्यूशन कैसा हुआ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो वो थे एरिस्टोटल। नेक्स्ट, अगर हम माइक्रोस्कोप के इन्वेंट की बात करें, जिससे हम लिविंग सेल्स की स्टडी करते हैं, उसकी जो खोज की थी वो की थी लिविन वन हॉक ने। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। उसके बाद आते हैं जॉर्ज जॉन मेंडल, जिन्होंने इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर लुइस पास्चर की बात करें तो जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया था, साथ ही उन्होंने प्रपोज किया था पेस्चराइजेशन फॉर स्टेरिलाइजेशन को। इसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल इन द क्रूक, मतलब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन की बात करें, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, जो उनकी फेमस थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद है हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर की बात करें, जिन्होंने फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को बनाया था। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विलियम वेटसन, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म जेनेटिक्स को। नेक्स्ट वेटसन और क्रिक की बात करें, जिन्होंने डीएनए के मॉडल को प्रपोज दिया था। उसके बाद 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने वर्ड इकोलॉजी को कॉइन किया था। इसके बाद कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने डिस्कवरी की गोल्गी बॉडी को, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सलीम अलीम को जाना जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना, जो एक बायोकेमिस्ट थे, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। उनका जो काम था डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कैसे हम जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिया था गोविंद खुराना ने। अब हम जो बायोलॉजी है, जिसका जो मेन बायोलॉजी बेस्ड है सेल पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी फंक्शन यूनिट होती है, वो सेल होती है। फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया था सेल को 1665 में। बहुत सारे सेल्स ग्रुप बना के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। अगर हम वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो है माइक्रोप्लाज्म। उसी तरह अगर हम लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा सिंगल सेल माना जाता है। प्रोकैरियोटिक इज विदाउट न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। उसी तरह जो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं वो हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म, ये सब प्रोकैरियोटिक है जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अपोजिट होता है यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर वो उनमें प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टिक, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेल वॉल, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, जो सेल्स के में प्रेजेंट होती है, इसके प्रेजेंट से ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का सेल्स के अंदर और बाहर। नेक्स्ट अगर राइबोसोम्स की बात करें, इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था पैलेट ने। राइबोसोम प्रेजेंट होता है ओनली इन ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है सेल का वो है एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसी ऑल लिविंग सेल हैव राइबोसोम्स। सिर्फ मैमिलियन के आरबीसी को छोड़ के सारे सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये सेंटर में लोकेटेड होता है और स्पेरिकल शेप का होता है। ये लार्ज कंपोनेंट होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल का। न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसी के बाद अगर हम जो न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एनर्जी जनरेशन, मतलब इसके अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है। सेल्स के बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसको दिया था R.H. विटिकर ने 1969 में। दीज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमल्स। ये चार नहीं 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म R.H. विटिकर ने दिए थे, जिसमें स्टडी की जाती है जीन्स को, जिसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। जीन्स एक सेगमेंट होता है डीएनए का एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं इसे। ये लोकेट होती है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए फाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ऑल्सो ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये 4 इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो 5 कार्बन, शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। डीएनए के अपोजिट आरएनए भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये बना होता है फॉस्फेट, राइबोज, शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का, जिसमें एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल का यूज होता है आरएनए में। उसके बाद आए मेंडल, जिन्होंने एक कंडक्ट किया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन पी प्लांट, जिसे पिस्कम सेटिवम, जो ग्रीन पी प्लांट को हम का जो साइंटिफिक नेम है वो पिस्कम सेटाइवन है, जिसने उन्होंने म्यूटेशन का पता कराया कि जनरेशन्स में कैसे हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटीज जो सिमिलैरिटी जाती है और कुछ चेंजेस होते हैं, उसी को जो सडन चेंज पाए जाते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्स डिटरमिनेशन, जिसमें एक्स एंड वाई आर द सेक्स क्रोमोसोम विच आर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि जो बेबी है उसका कौन सा जेंडर होगा, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन जो बॉडी सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो 22 पेयर में डिवाइड होते हैं। जो 22 पेयर होते हैं उसे कहते हैं ऑटोसोम, और जो 23rd सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये जो एग्जाम्पल है एक्स और वाई, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, कि डाइजेशन का फूड का डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम नेम ऑफ डाइजेशन जूस देखें, जिसमें है सलाइवा, जिसका जो नेम है वो है, जो सलाइवा इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है टाइलिन या एमेलेज। ये सब्सट्रैक्ट करता है, जो सलाइवा होता है वो सब्सट्रैक्ट करता है स्टार्च को, और इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है माल्टोज। नेक्स्ट अगर हम पैनक्रिएटिक जूस की बात करें, जिसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है अमाइलोप्सिन, जिसमें जो पेनिट्रेटिक एमेलाइज भी होता है, ये सब्सट्रैक्ट करता है स्टार्च को और ग्लूकोज को, और इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है माल्टोज एंड ग्लूकोज। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल जूस। इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सैक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। इंटेस्टाइन जूस में प्रेजेंट होते हैं, जो सब्सट्रैक्ट करते हैं सुक्रोज को, मल्टोज को और लैक्टोज को, और इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस, जिसका इसके एंजाइम नेम है पेप्सिन और रेनिन। ये सब्सट्रैक्ट करता है प्रोटीन को और कैसिन को,
और जो ये एंड प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है प्रोटोसोस एंड पेप्टोन्स कैल्शियम सैसिनेट। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिक जूस, जिसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रेप्सिन, काइमोट्रेप्सिन, कार्बोऑक्सिल पेप्टाइडेज, और ये सब्सट्रैक्ट करता है प्रोटीन को, पेप्टाइड्स को, और इसका एंड प्रोडक्ट बनता है प्रोटोसिस पेप्टाइड्स अमीनो एसिड। लास्ट है इंटेस्टाइनल जूस, इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अमीनो पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स, जो सब्सट्रैक्ट बनाते हैं पेप्टाइड्स का, और ये एंड प्रोडक्ट बनाते हैं अमीनो एसिड का। नेक्स्ट हम बायो में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विटामिन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जिसमें हम B1 विटामिन की बात करें, जिसका केमिकल नेम होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है, तो ये करता है पार्ट ऑफ कोएंजाइम फॉर रेस्पिरेशन में ये यूज़ होता है। अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी, जो नर्व और हार्ट डिसऑर्डर का कारण बनती है। इसके अगर सोर्स हमें विटामिन B1 कहाँ से मिल सकता है, तो ये हमें ग्रेन से, क्रेल से मिल सकता है। नेक्स्ट है B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये जो बॉडी में फंक्शन करता है वो करता है पार्ट ऑफ कोएंजाइम FAD, ये नीडेड होता है रेस्पिरेशन के लिए, और जो इसकी कमी से डिजीज़ होती है वो होती है एरिबोफ्लेवोनोसिस, जो स्किन और आई डिसऑर्डर होता है। अगर इसके सोर्स की बात करें B2 हमें किस किस से मिलता है, तो वो मिल्क और योगर्ट से हमें B2 विटामिन मिलता है। इसके बाद B12 की बात करें, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोब्लेमिन, जो बॉडी में फंक्शन करता है कोएंजाइम नीडेड फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल, मतलब ये रेड ब्लड सेल के बनने में काम आता है, ज़रूरी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो होती है एनीमिया, खून की कमी। अगर इसके सोर्स की बात करें, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसमें B12 मिलता है। नेक्स्ट है B5, जिसको निकोटेनिक भी कहते हैं। ये काम करता है पार्ट ऑफ कोएंजाइम NADP यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन के में हेल्प करता है, और इससे होने वाली डिजीज़ है पेलेग्रा, जो स्किन, गट एंड नर्व डिसऑर्डर में की डिसीज़ को कर सकती है। अगर इसके हम सोर्स की बात करें तो वाइड स्प्रेड इन फूड्स, बहुत सारे फूड्स में B5 विटामिन मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन C, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये नॉट प्रिसाइसली नोन, इसका पता नहीं है कि कौन से बॉडी में फंक्शन करता है, मगर इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी, डिजनरेशन ऑफ स्किन, टीथ एंड ब्लड वेसल्स को ये इफ़ेक्ट करता है। अगर इसके विटामिन C की सोर्स की बात करें तो होती है लेमन एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट है विटामिन A, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये जो बॉडी में जो फंक्शन करता है वो विजुअल पिगमेंट्स और रोडोडोप्सिन में ये यूज़ होता है बॉडी में। इसमें होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है एक्सोरोपैथेलमिया, इससे होने वाली डिजीज है जिसमें आई जो होती है वो ड्राई होने लग जाती है, सूखने लग जाती है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो मिल्क और एग में विटामिन A प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विटामिन D, जिसका केमिकल नेम है कैलोकैल्सिफेरोल। इसमें जो बॉडी फंक्शन होता है स्टिमुलेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन नीडेड फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन D, और जो इंटेस्टाइन में होता है और जो बोन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके होने वाली बीमारी की बात करें तो इससे होती है रैकेट्स, जो बोन डिसऑर्डर होता है, और ये पाया जाता है, इसके जो सोर्स है वो है डेयरी की प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है विटामिन E, जिसका जो विटामिन केमिकल नेम है वो है टैकीफेरोल। इसका पता नहीं कि कौन सी बॉडी में ये प्रॉपरली फंक्शन करता है, और इसकी अगर कमी की बात करें तो इनफर्टिलिटी के इसके कारण हो सकती है, और ये पाया जाता है प्लांट्स ऑयल में, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट है विटामिन K, जिसको पॉलीक्विनिन भी कहते हैं, क्विनोइन भी कहते हैं। ये इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में का काम आता है, ये ब्लड जिससे
थक्का बनने लग जाता है। अगर इसकी हम डिजीज़ की बात करें, इससे होने वाली डिजीज़, तो वो है हेमोरेज। अगर इसके जो सोर्स है वो है ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स इसके सोर्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सबसे पहले जो मिनरल है वो है सोडियम, जो टेबल सॉल्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम फूड को बनाने में काम लेते हैं, टेबल सॉल्ट का। इसका फंक्शन की बात करें, ये तो प्रॉपर जो फ्लूइड को है उसको बैलेंस करने का, जो पानी हमारे बॉडी में उसको बैलेंस करने का काम करता है। उसके बाद है क्लोराइड, ये भी सॉल्ट में, जो नमक में प्रेजेंट होता है। इसको भी जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज़ करते हैं। ये भी फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम, ये पाया जाता है मीट और मिल्क में, ये भी फ्लूइड को बैलेंस करता है। कैल्शियम की बात करें तो ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी जो फंक्शन है वो है हेल्दी बोन और टीथ को हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, जो मिलता है मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, प्रोसेस्ड फूड में, और ये भी बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये नट्स और सीड में प्रेजेंट होता है, ये भी बोन मतलब फाउंड होता है इन बोन्स में। अगला है सल्फ़र, ये अकर होता है फूड एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड मीट, जिन फूड्स में प्रोटीन और मीट जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है। अगर अगला हम आयरन की बात करें तो ऑर्गन मीट में आयरन मिलता है, और ये फाउंड होता है हमारे रेड ब्लड सेल में, हमें मिलता है। आयोडीन की बात करें तो सी फूड, फूड ग्रोन और आयोडीन रिच सॉइल में प्रेजेंट होता है, और ये थायराइड के हार्मोन्स को मदद करता है उसको फंक्शन करने में। नेक्स्ट हम प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें, जिसमें आता है मरासमस की बात करें तो ये जो डिज़ीज़ है ये होती है अगर हमारे बॉडी में साइमल्टेनियसली जो प्रोटीन और कैलोरीज़ की कमी होती गई तो हमें ये मरासमस डिज़ीज़ हो सकती है। दूसरी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिज़ीज़ होती है क्वाशियोकोकर, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है, ये भी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट हम बायोलॉजी में देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वो सभी ऑर्गन्स जो एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, उसमें पार्ट लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फंक्शन करते हैं, उस सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें जिसमें है लंग्स, एनिमल्स में बात करें तो मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन सब में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद गिल्स, जो गिल्स होती हैं वो फिश, कार्प्स, टैडपोल, लार्वा और फ्रॉक्स में जो सांस लेते हैं वो गिल्स के द्वारा लेते हैं। और जो वो एनिमल जो स्किन के द्वारा सांस लेते हैं वो हैं अर्थवॉर्म, लीच, एम्फीबियंस, ये सब स्किन के से सांस लेते हैं। अगले हैं ट्रैकियाज इंसेक्ट होते हैं, ये अपने ट्रैकियाज से सांस को लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने ट्रैकियाज से करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, जो बना होता है एक्सटर्नल, जो हमारी नोस्ट्रिल्स होती है, नाक होती है, हम उससे सांस लेते हैं। फिर नसल कैविटी से वो हम जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में अंदर जाती है। फिर नेजोफेरेंस से पास होते हुए लेरिंग्स, ट्रेकियाज, ब्रोंकियली से ये लंग्स पे, ब्रोंकियल्स के द्वारा ये लंग्स में पहुंचती है, जिस कारण हमारे बॉडी के हर ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जनरली जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये प्रेजेंट होता है ऑर्थोपोडाज में, मोलस्कस में। उसी तरह से एनालिड्स और चौडेट्स हैं, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो जिसका रेट ऑफ बीट करने का जो रेट होता है वो 70 to 80 मिनट इन द रेस्टिंग कंडीशन में ये 60 to 80 पर मिनट धड़कता है। अगर ECG की बात करें, जो ECG है वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG से जो हार्ट की रेट होती है
ग्राफिकली उसको रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें प्रोड्यूस होता है जिस कारण एक्साइटेड ऑफ कार्डिक मसल्स में एक्साइटमेंट आ जाती है और इससे ईसीजी से हम हार्ट बीट को रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये साथ ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम भी करता है। उसी तरह जो किडनी है वो एक मेजर रोल निभाती है हमारे बॉडी में जो वेस्ट वाटर होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, जो यूरिन के फॉर्म में इसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती है वेस्ट वाटर को। अगर यूरिन की बात करें जिसमें कंटेन होता है अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक एसिड्स का। नेक्स्ट बायो में हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन। अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात करें जिसमें 206 बोन्स होती हैं, उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एक्सल स्केलेटन्स में, एपेंडिकुलर स्केलेटन में। अगर एक्सल स्केलेटन की बात करें जिसमें आता है स्कल जो हमारी खोपड़ी होती है, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये सब एक्सल स्केलेटन्स होते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें जिसमें आता है गर्डल्स और लिम्स। नेक्स्ट हम बायोलॉजी में देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन एंड देयर फंक्शन, जो हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। ये ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन है, एंटीडिक्ट्रिक हार्मोन है, एंडोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन है। ये रेगुलेट करता है बोन्स की ग्रोथ को, टिश्यूज़ को कंट्रोल करता है। जो अमाउंट ऑफ वाटर है जिसको हम रीअब्जॉर्ब करते हैं बाय द बॉडी, ये इस सब को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही ये हमारी बॉडी को डिफेंड भी करता है अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से। अगर इसके कुछ एग्जांपल दें, जैसे एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है, फॉलिक स्टिमुलेशन हार्मोन्स स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन, ये फीमेल हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो कोल्ड है उसको एक्सपोजर करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम देखेंगे पीनल्स। पीनल होते हैं ये जो हार्मोन, इसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है मेलेटोनिन, जो रेगुलेट करता है सर्काडिन को और सेक्सुअल साइकिल्स को। पीनल्स रेगुलेट करने का काम करती है। अगला है थायराइड, जिसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है थायरोक्सिन। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। साथ ही टू लाइट ओवर वेट, जो वेट है उसके लाइट को और स्लिकनेस को भी ये रेगुलेट करता है। टू मच थिन एंड ओवर एक्टिव, इसके कारण ये जो हार्मोन होता है ये बहुत ही थिन होता है और बहुत ही ओवर एक्टिव होता है हमारे बॉडी के अंदर थायराइड। अगला है थैलेमस। थैलेमस में थैलेमोसिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे थाइमस में। अगला जो हार्मोन है वो है एड्रेनलिन। ये इसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है कार्टिसोन। ये जो काम करता है ये करता है जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन खाने के जरिए पहुंचता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। साथ ही कॉर्टेक्स दिस ग्लैंड प्रोड्यूस अ हार्मोन, ये कॉर्टेक्स नाम का एक हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे बॉडी का पार्ट है वो है पैनक्रियास, जिसमें इंसुलिन का हार्मोन रिलीज होता है और ये हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। टू लिटिल इंसुलिन लीड टू हाई शुगर लेवल, अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर, हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। साथ ही इससे हमें वीकनेस आ सकती है। इसी कंडीशन को डायबिटीज़ भी कहते हैं। अगला जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो है ओवरी, जिसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। साथ ही ये डेवलप करता है ब्रेड्स इन फीमेल्स में। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस में जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और ये डेवलप करता है मैनी मस्कुलर फीचर को, सच एज ग्रोथ ऑफ ब्रीड, जो दाढ़ी होती है उसको ग्रोथ करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीज एंड डिफेंस मैकेनिज्म। कॉमन हार्ट डिजीज़, कौन कौन सी जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं वो हम देखेंगे। क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ और सेक्लोरेसिस, ये एक हार्ट डिजीज़ है। दूसरा है एग्निया, जो एक एग्निया पेक्टोरिस है।
नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, जिस कारण कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लंग्स की डिजीज़ देखें तो वो है अस्थमा, ब्रोंसिटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकेज में। नेक्स्ट अब जो कॉमन ब्रेन डिजीज़ हैं वो है एपिलेप्सी, जिसमें उसका जो ब्रेन है उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन में एक अलग एक्टिविटी होने लग जाती है। नेक्स्ट हम बायोलॉजी में देखेंगे बैक्टीरिया डिजीज़। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं वो है एंथ्रैक्स, जिसका जो पैथोजन है वो है बेसिकलस एंथ्रेसिस। इससे जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है स्किन और इंटेस्टाइन। इसके सिम्टम हैं स्क्यूलर, सोर थ्रोट, ब्रीथलेसनेस, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगला जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है वो है कॉलरा, जिसका जो पैथोजन है वो है विब्रियो कॉलरिया। जिसके जो ऑर्गन जो से इफेक्ट होता है वो है इंटेस्टाइन। कॉलरा में जो सिम्टम्स दिखाता है वो दिखाता है हमें वोमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, मस्कुलर क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगला है डेप्थीरिया। डेप्थीरिया से जो पैथोजन है वो है क्राइनोबैक्टीरियम डायप्थीरिया। इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इफेक्ट होने लग जाता है। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। ज़्यादातर ये 2 से 5 साल के बच्चों को होता है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है वो है लिप्रोसिस और हैंसन डिजीज़। इसमें जो इसका पैथोजन है वो है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रेसी। इसमें जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड नर्व्स। इसमें जो सिम्टम्स है वो है स्केली स्कैब्स। इसमें जो इन्फेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वो होता है, मतलब इसमें जो बॉडी जो हो जाती है वो सेंसलेस हो जाती है। अगला है प्लेग, जिसका जो पैथोजन है वो है पेस्टोरिलिया, जिससे जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो इफेक्ट होता है। हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड की डिजीज़ हो जाती है। इसके सिम्टम से दिखाता है हाई फीवर होने लगता है, वीकनेस होने लगती है। और नेक्स्ट है निमोनिया, जिसमें लंग्स इफेक्ट होते हैं और इसमें जो होमरेज ऑफ ब्रोकलीज और लंग्स को इफेक्ट करने लगता है। नेक्स्ट है टिटनस, जिसको लॉ जॉग भी कहते हैं। इसमें क्लस्ट्रिडियम टेटनिया इसका जो पैथोजन है, इसमें जो बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होने लगता है। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक पे पेन होने लग जाता है। जॉ मसल्स फॉलोड बाय पैरालिसिस एंड थॉर्टिकल मसल्स, जो हमारी जॉ मसल्स है उनमें पैरालिसिस होने लग जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें जो इसका पैथोजन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें लंग्स इफेक्ट होती है और इसके जो सिम्टम्स है वो होता है कफिंग होने लग जाती है, हाई फीवर होता है। नेक्स्ट जो है वो है वूफिंग कफ। इसमें बैसिलस पर्ट्यूसिस इसका पैथोजन होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है कफिंग। तीसरा अगर बात करें तो वो है निमोनिया। निमोनिया में डिप्लोकोकस नाम का पैथोजन होता है, जिससे वो लंग्स को इफेक्ट करता है और इससे सडन चिल, चेस्ट पेन, कफ एंड हाई फीवर होने लगता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है डिजीज़ है बैक्टीरिया डिजीज़ टाइफाइड। टाइफाइड में जो पैथोजन है वो है सैल्मोनेला टाइफी। इसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। इसमें हाई फीवर, डायरिया और हेडेक होने लगता है। नेक्स्ट अगर वायरल डिजीज़ की बात करें जिसमें है एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका पैथोजन है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इससे बॉडी का जो पार्ट है वो इफेक्ट होता है। वाइट ब्लड सेल जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसमें सिम्टम्स ये दिखाता है वीक इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है चिकन पॉक्स। इसका पैथोजन है वेरिसेला वायरस। इसमें पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है। इसमें हाई फीवर, रेडिश एप्शन और ऑन बॉडी होने लगता है। इसके बाद स्मॉल पॉक्स की बात करें जिसका भी पैथोजन है वेरोला वायरस और इसमें होल बॉडी, इसमें भी होल बॉडी और इसके भी सेम हाई फीवर, लाइट फीवर रहता है मगर इरप्शन ऑफ ब्लड ऑन बॉडी होने लगता है। अगला जो डिजीज़ वायरल डिजीज़ है वो है डेंगू फीवर। इसमें इसका जो पैथोजन है वो है RNA कंटेनिंग डेंगू वायरस। इसमें पूरी बॉडी इफेक्ट होती है,
पर्टिकुलरली हेड, आइज एंड जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। इसमें हाई फीवर रहता है और हेडेक रहता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन रहता है बिहाइंड द आई बॉल के पीछे एक पेन होता है। अगला है हेपेटाइटिस। इसमें जो वायरस है वो है हेपेटाइटिस वायरस, जिसमें लीवर इफेक्ट होता है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, नसल्स, वाइटस स्टूल एंड जॉन्डिस होने लगता है। साथ ही नॉट फटल की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अगला है हर्पेज। हर्पेज में हर्पेज वायरस पैथोजन होता है। इसमें स्किन इफेक्ट होती है, स्किन में स्वेलिंग आने लग जाती है। अगला है इन्फ्लुएंजा, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस पैथोजन है। इसमें होल बॉडी में इफेक्ट होता है। साथ ही जो इन्फ्लेमेशन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नोज, थ्रोट एंड आइज में इफेक्ट होता है। अगला है मीजल्स जर्मन, जिसका जो पैथोजन है वो है रुबेला वायरस। इसमें होल बॉडी पेन पे इफेक्ट होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें वो होता है रेडिश इरप्शन ऑन द बॉडी, बॉडी पे रेड रेड इरप्शन होने लगते हैं। अगला है पोलियो और पोलियोमाइलेट्स। इसका जो पैथोजन है वो है पोलियो वायरस। इसमें जो बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है वो होता है थॉट, बैकबोन एंड नर्व्स। इसमें फीवर रहता है, बैकबोन एंड इंटेस्टाइन वॉल सेल में डिस्ट्रॉय होने लगाती है। इट लीड अ पैरालाइसिस, इससे पैरालाइज भी हो सकते हैं। अगला है वायरस रेबीज, जिसका जो पैथोजन है वो आरएनए वायरस कॉल्ड रेबीज वायरस। इसमें पूरा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। और इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो वो होता है फियर ऑफ वाटर, हाई फीवर रहता है, हेडेक रहता है, स्पैम्स ऑफ थॉट एंड चेस्ट लीडिंग टू डेथ। अगला है स्वाइन इन्फ्लुएंजा। इसका जो पैथोजन है वो है H1N1 फ्लू वायरस। इसमें होल बॉडीज पे इफेक्ट करता है, हेडेक होता है इसके सिम्टम्स में। इसमें शॉर्ट थॉट्स होने लगता है, वोमिटिंग होने लग जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है स्वाइन इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है प्रोटोजोन्स डिजीज़, जिसमें सबसे पहले जो डिजीज़ है वो है अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, जिसका जो पैथोजन है वो है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, जिसका जो वेक्टर है वो है टीसिस फ्लाई। अगर इसमें जो इफेक्ट करता है बॉडी वो हमारा ब्लड, नर्व्स टिश्यू, मैन फील स्लीपी, में कॉज, इससे डेथ भी हो सकती है। अगला जो प्रोटोजोन डिजीज़ है वो है एमोएबिक डाइसेंट्री। इसमें जो इसका पैथोजन है वो है एंटेमोबा हिस्टोलाइटिक। इसका जो वेक्टर है वो पता नहीं, इन्फेक्शन बाय कंटेमिनेशन, जो ये होता है कंटेमिनेशन, गंदगी से ये बीमारी हो जाती है। और इसमें जो इफ़ेक्ट करता है बॉडी का पार्ट वो होता है डेवलप्ड लूज मोशन होने लगता है और पेन होने लग जाता है एब्डोमेन में। अगला है डायरिया। डायरिया का जो पैथोजन है वो है गेरबिया। इसका जो वेक्टर है वो है इन्फेक्शन बाय कंटेमिनेशन, ये भी कंटेमिनेशन पानी या खाने से होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कॉज लूज मोशन होने लग जाता है, वोमिटिंग होने लग जाती है। अगला है फ्लेरिया और इसका जो वेक्टर है वो है क्लेक्स मॉस्किटो। इसमें लेग्स में स्वेलिंग होने लग जाती है, टेस्ट एंड अदर बॉडी। अगला है काला आजार, जो सैंड फ्लाई के से होता है। इसमें स्लीपिंग होता है, लीवर इन लार्ज एंड हाई फीवर डेवलप होने लग जाता है। अगला है मलेरिया, इसका जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम और इसमें जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। इसमें जो बॉडी पे इफेक्ट होता है वो होता है पीरियोडिकली अटैक ऑफ हाई फीवर, पेन इन जॉइंट, कंपनी बाय चिल, हैवी पर्सिपिरेशन एंड फास्ट पल्सेस। नेक्स्ट हम देखेंगे फंगल डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले जो फंगल डिजीज़ है वो है अस्थमा, जिसका जो पैथोजन है वो है एस्परिगल्स फ्यूमिगेटस। इसके सिम्टम्स हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। दूसरा है ब्लडनेस, जो होती है टीनिया कैप्टिस के कारण, इससे हाई हेयर फॉल होने लग जाता है। अगला है एथलीट फूड, जिसका जो पैथोजन है वो है टीनिया पेडिस। इसमें स्किन डिजीज होने लग जाती है, फीट्स फटने लग जाते हैं पैर।
अगला है रिंग वॉर्म, जिसका जो पैथोजन है वो है ट्राइकोफाइटोफोन। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है राउंड रेड स्पॉट ऑन स्किन। इसके बाद है स्कैबीज, जिसका पैथोजन है स्कारस स्कैबी। इसमें जो है स्किन में इचिंग होने लग जाती है, साथ ही स्किन पे वाइट स्पॉट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा होता है पेल कलर का फ्लूइड एक होता है जो 55% जिसमें ब्लड का वॉल्यूम, पूरे ब्लड में जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा होती है वो 90 से 92% की वाटर की कंटेन होता है प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट ब्लड, दूसरा 55% तो प्लाज्मा होता है, जितना बचा होता है वो होते हैं ब्लड कार्पल्स। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल और तीसरा होता है ब्लड प्लेटेट्स। अगर आरबीसी की बात करें तो ये बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है, जो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 120 डेज तक रहता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिथ्रोक्रेट्स। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के। किसी की इम्यूनिटी भी कैसी है वो डब्ल्यूबीसी से पता चलता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मैन्युफैक्चर की बात करें तो बोन मैरो में ये मैन्युफैक्चर होता है। डब्ल्यूबीसी में एक लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्स होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट है प्लेटेट्स, जिसको थर्मोबायोसाइट्स भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्स होता है ब्लड क्लॉटिंग का, पर जो कहीं पे भी अगर कट जाए उसके ऊपर जो ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है वो प्लेटेट की हेल्प से ही होती है। अगर हेल्दी पर्सन की बात करें तो जो हेल्दी पर्सन का हार्ट धड़कता है, जिसको सिस्टोल और डायसिस्टोल प्रेशर कहते हैं, वो होता है 120 to 80 mm ऑफ Hg इन आर्टरीज नियर हार्ट के बिल्कुल नियर वो 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट है आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर एक टाइप का प्रोटीन है जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाया जाता है। मोस्ट ऑफ पीपल हैव आरएस फैक्टर आर RH पॉजिटिव, ज़्यादातर लोगों के जो आरएस फैक्टर पॉजिटिव पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल लैंडस्टीन ने डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप होता है उसकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीन ने। हमें पता है चार ग्रुप ऑफ ब्लड होते हैं, ए बी और ओ। अब हम देखेंगे मेडिकल साइंसेज डिस्कवरी। मेडिकल साइंस में जो जो डिस्कवरी हुई है, पहले है पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। उसके बाद एनेस्थेटिक की जो डिस्कवरी की थी वो इन्वेंट किया था विलियम मोटर ने। अगला है एंथ्रेक्स वैक्सीन, जिसकी इन्वेंट किया था लुइस पास्चर ने। एंटीसेप्टिक की इन्वेंशन किया था जोसेफ लेस्टर ने। आर्टिफिशियल हार्ट की जो डिस्कवरी की थी वो की थी डेंटोन क्लोई ने। बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी एटोन वेन ल्यूवॉन हॉक ने। और जो कोलेरा और टीबी के जर्म्स की जो खोज की थी, इन्वेंट किया था रॉबर्ट कोच ने। अगला अगर हम बात करें कोलेरा वैक्सीन की, तो लुइस पास्चर ने इनको इन्वेंट किया था। कॉन्टैक्ट लेंसेस एडोल्फ फ्लिक ने इसको इन्वेंट किया था। कॉर्लिन ट्रांसप्लांट एड्रेड जिरिम ने इसकी खोज की इन्वेंट किया था। कफ ड्रॉप जेम्स स्मिथ एंड सन्स। अगर हम डीएनए की बात करें जिसे क्रिक एंड जेम्स वटसन और रोजा लिंड फ्रैंकलिन ने इसकी डिस्कवरी मतलब इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रोग्राफिक की बात करें जिसे इन्वेंट किया था विलियम इंटोवन ने। जेनेटिक्स को जॉन जॉर्ज मेंडल ने डिस्कवर किया। इंसुलिन को फेडरिक बेंटिक एंड चार्ल्स बेस्ट ने से खोजा था। आयरन लंग्स को फिलिप्स ड्रिंकर ने खोजा की इन्वेंशन की थी। माइक्रोस्कोप जो खोजा था वो हंस जॉनसन ने खोजा था। मॉर्फिन फ्रेडरिक विल्हेम एडन सैटर्न ने इसको खोजा था। अगर
मेकर की बात करें जो ह्यूमन में यूज़ किया जाता है, उसको विल्सन ग्रेटबैच ने इससे की इन्वेंशन की थी। पास्चराइजेशन की खोज की थी लुइस पास्चर ने। पैथोलॉजी की इन्वेंशन किया था मोरगैनिन ने। पेनिसिलिन हम पहले देख चुके हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी विलियम रॉन्टनसन ने। जो ये बायो का क्विक रिविजन था उसका आज एक जो फुल चैप्टर है वो एंड करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।